हाय एवरीबॉडी। आज के टॉपिक पे स्टार्ट करने के पहले मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि कुछ टेलीग्राम यूजर्स ने मेरे से पूछा था कि हम मिंट के सारे आर्टिकल्स क्यों नहीं करते डिस्कस। ऐसा क्यों है कि हम एक ही आर्टिकल करते हैं। वेल उसका रीज़न ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं 20 से 25 मिनट या 30 मिनट्स इतना टाइम देके अगर मैं आपको किसी एक टॉपिक पे अच्छे से समझाऊँ तो वो शायद ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि अगर आप 3-4 महीने के ड्यूरेशन में देखो तो आप बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे बहुत अच्छे से डिटेल में जाके समझ पाओगे। लेकिन अगर मैं बहुत सारे आर्टिकल्स एक ही दिन में कवर कर रहा हूँ तो उसमें स्कोप काफ़ी लिमिटेड हो जाता है कि मैं आपको अच्छे से बता पाऊँ। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल यही रीज़न है। बाद में अगर हो पाएगा पॉसिबल तो हम स्टार्ट करेंगे जिसमें पूरे न्यूज़पेपर को कवर करें। ठीक है, तो अभी के लिए हम अपना फोकस एक सिंगल टॉपिक पे रखते हैं हर दिन। तो आज का टॉपिक है गोल्ड के बारे में बोला गया है। तो एक राइटर है, उनकी आर्टिकल एक्चुअली में ब्लूमबर्ग में आई है, लेकिन ये मिंट में भी पब्लिश हुई है। ठीक है, तो मैंने उसी को पिक किया है। तो इनका ये बोलना है कि गोल्ड की जो इम्पोर्टेंस है इकोनॉमी में, तो वो अपनी इम्पोर्टेंस अभी शो कर रहा है। कैसे? तो इसी के बारे में आर्टिकल में बात की गई है। तो पहले हम स्टैटिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि गोल्ड क्या है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तब उसके बाद आर्टिकल की बात को हम बात से रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये रहा आर्टिकल आपके स्क्रीन पे। गोल्ड इज गेटिंग बैक इट्स क्लासिक ग्लिटर एज अ सेफ इन्फ्लेशन हेज। तो यहाँ पे दो तीन कीवर्ड्स हैं कि क्लासिक ग्लिटर ये किस चीज़ को रेफ़र करता है। दूसरा कि इन्फ्लेशन क्या है, ये हम बहुत सारे वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन इन्फ्लेशन हेज, ठीक है, तो हेज करने के लिए गोल्ड को कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में भी हम आर्टिकल में समझेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं ऐसे। तो सबसे पहले गोल्ड क्योंकि एक एसेट है, फिजिकल एसेट है, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी ये होती है कि वो एक नोबल मेटल होता है। अब नोबल मेटल का मतलब क्या हो गया कि ये रिएक्शंस नहीं करता। ठीक है, इसको आप अगर रख दोगे तो इसमें रस्टिंग नहीं होती। जैसे आयरन का कोई अगर सामान है तो उसमें रस्टिंग हो जाती है, राइट। तो रस्टिंग का मतलब क्या हो गया कि वो अपनी केमिकल प्रॉपर्टी कोई भी मेटल जब लूज करता है ड्यू टू ऑक्सीडेशन तो उसको बोलते हैं रस्टिंग। ठीक है, जैसे पानी के कांटेक्ट में आया या फिर एयर के कांटेक्ट में आया तो उसका ऑक्सीडेशन होता है, उसकी वजह से रस्टिंग हो जाती है। रस्टिंग होती है तो क्या होता है कि वो मेटल फिर अच्छा नहीं दिखता, जो उसकी ओरिजिनल स्टेट होती है, ओरिजिनल लुक होती है, वो उसको लूज करने लगता है। लेकिन गोल्ड में ऐसा नहीं होता। इसी की वजह से इसको ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, ये सब में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी शाइन मेंटेन रहती है थ्रू आउट जब तक आप उसको पजेस कर रहे हो। तो इस पार्टिकुलर प्रॉपर्टी की वजह से ज्वेलरी वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है गोल्ड। ठीक है, वो आपने देखा भी होगा। दूसरा ये कि हम इसको हेजिंग टूल की तरह भी यूज़ करते हैं। अब ये हेजिंग टूल क्या है, जो कि आर्टिकल के हेडिंग में हमने देखा है। तो हेज का मतलब होता है, मैं अगर बहुत बेसिक लैंग्वेज में समझाऊँ आपको, तो सपोज़ आप यहाँ पे हो, ठीक है? आप यहाँ पे हो, आप अभी प्लेस ए पे हो, आपको प्लेस बी तक पहुँचना है। ठीक है? आपके पास 2 रास्ते हैं। दोनों में से किसी भी रास्ते को आप ले सकते हो। ठीक है? प्रॉब्लम क्या है कि इस रास्ते पे आप जल्दी पहुँच तो जाओगे, लेकिन दूसरे रास्ते को अगर आप लेते हो तो इसमें आपको बहुत टाइम लगेगा मान लो। ठीक है, मतलब ये रास्ता ज़्यादा मुश्किल है और ये रास्ता आसान है। अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि एक ही टाइम पे आप दोनों रास्तों को ऑप्ट नहीं कर सकते। कोई आपको एक ही करना पड़ेगा। तो हेजिंग का मतलब ये हो गया कि अगर यहाँ पे कोई दिक्कत है तो आपने इसको ऑप्ट कर लिया, और अगर यहाँ पे कोई दिक्कत है तो आपने इसको ऑप्ट कर लिया। ये बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी हम आते हैं कि इसको मार्केट से कैसे रिलेट करें। ठीक है, तो हेजिंग का बेसिक मीनिंग हेजिंग की ये हो गई कि आप अपने रिस्क को कैसे मिटिगेट करते हो। जो भी आपके फाइनेंशियल रिस्क हैं उसको आप कैसे मिटिगेट कर रहे हैं, वो हो गया हेजिंग। तो जैसे अब एक फिनेंशियल मार्केट का एग्जांपल लेते हैं, यहाँ से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो मान लो कि 2 सेगमेंट हो गए, एक हो गया इक्विटी मार्केट, दूसरा है डेट मार्केट। अब इक्विटी मार्केट में क्या है कि कोई कंपनी अगर आपको लग रहा है कि अच्छा परफॉर्म करेगी और आगे, तो आप उसके शेयर्स लेते हो। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है पूरे मार्केट की, तो कोई कंपनी पहले अगर अच्छा कर भी रही थी, तो मार्केट क्योंकि अभी ख़राब कंडीशन से गुजर रहा है, तो इसलिए उसका इम्पैक्ट उस कंपनी के शेयर पे भी पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, तो जब भी इक्विटी मार्केट की हालत ख़राब होती है तो ये देखा जाता है कि बॉन्ड की डिमांड बढ़ने लगती है। बॉन्ड्स या फिर डेट इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी होते हैं, उनके डिमांड बढ़ने लगते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट एश्योर्ड रिटर्न मिलता है। मतलब कि भले रिटर्न की अमाउंट हो सकता है कम हो, 4% हो या 6% हो, ठीक है, इतने आसपास रहता है ये। तो ये रिटर्न्स आपको भले हो सकता है कम मिले डेट इंस्ट्रूमेंट्स में,
और इक्विटी में अगर इक्विटी मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है तो आपको 10% से लेके 50%, 50% बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन फिर भी ये हुआ है कोविड के टाइम पे, खासकर मार्केट इतने से ऊपर गया था। तो यहाँ पे रिटर्न्स आपको ज़्यादा मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है। डेट इंस्ट्रूमेंट्स में रिस्क कम होता है और इसीलिए रिटर्न्स भी कम होते हैं, लेकिन ये रिटर्न्स एश्योर्ड होते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि इक्विटी मार्केट की हालत बहुत ख़राब है और जो शेयर प्राइसेस हैं किसी भी कंपनी के शेयर्स जो कि आपने खरीद रखे हैं या फिर आप खरीदना चाह रहे थे, तो अगर उसके शेयर प्राइसेस में अगर डिक्लाइन होने वाला है तो आपके आपके लिए बेटर ऑप्शन ये है कि आप डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करो, सो दैट कम से कम इतना तो आपको एश्योर्ड मिल ही जाएगा। ठीक है, तो जब इक्विटी मार्केट की हालत ख़राब होती है तो डेट उस समय बहुत ग्रो करता है। अब हम इन्हीं दोनों को यूज़ करके हेजिंग कर सकते हैं। जैसे मेरे पास अगर कुछ पैसे हैं, मैंने मान लो कि इक्विटी में 50% लगा रखा है और मार्केट अभी बहुत ही अनसर्टन फेज में है, मुझे नहीं पता मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैं इसको बैलेंस करने के लिए बाकी का जो अमाउंट है वो मैं डेट इंस्ट्रूमेंट में लगा सकता हूँ, सो दैट अगर मेरा इक्विटी में जो भी इन्वेस्टमेंट है वो अगर डाउन चली जाए तो डेट मुझे बचा लेगा वहाँ पे। तो ये होती है हेजिंग, और गोल्ड को भी ऐसे ही यूज़ करते हैं। क्यों? अब इसके पीछे भी एक बहुत ही डिमांड सप्लाई का लॉजिक है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो जो कंपनी के शेयर्स हैं, मान लो वो भी एक लिमिटेड अमाउंट में ही होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपनी अनलिमिटेड शेयर्स अपना इशू कर सकती है मार्केट में, लेकिन फिर भी कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तभी लॉन्ग टर्म में उनके शेयर की प्राइसेस बढ़ती है, या फिर आप ऐसे बोल लो कि जो मार्केट कैप होता है किसी भी कंपनी का, उसकी मतलब वो बढ़ने या घटने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि लोगों का सेंटिमेंट क्या है उस कंपनी को लेके या उस कंपनी के बिजनेस को लेके। तो अगर लोगों को ये लगता है कि ये कंपनी आगे आने वाले कुछ ईयर्स में अगर बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है तो सेंटिमेंट पॉजिटिव होता है, जिसकी वजह से उसके शेयर्स की डिमांड ज़्यादा रहती है। ठीक है, गोल्ड के साथ क्या सीन है कि गोल्ड कोई भी नेचुरल रिसोर्स हो, बस गोल्ड ही नहीं, इनफैक्ट क्रूड ऑयल भी हो, तो ये लिमिटेड एक्सटेंट में है। भले हो सकता है कि अभी इतना ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल है कि हमारी ज़रूरतें पूरी हो जा रही हैं, हमें दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखो तो ये सप्लाई, गोल्ड की सप्लाई लिमिटेड है। अब किसी चीज़ की सप्लाई अगर लिमिटेड हो और उसकी डिमांड अचानक से बढ़ जाए तो उसकी प्राइसेस ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। ठीक है, अब क्या है कि गोल्ड के रिजर्व्स कहीं कहीं आपको न्यूज़ में आता होगा कि यहाँ पे मिला है, वहाँ पे मिला है, लेकिन ओवरऑल इसकी सप्लाई लिमिटेड है और डिमांड इसकी बहुत ज़्यादा रहती है ड्यू टू वेरियस रीजन। सबसे पहला तो ये कि ऑर्नामेंट की तरह यूज़ होता है ये, एक ये रीज़न हो गया। दूसरा ये कि आप देखोगे ऐसे कि सेंट्रल बैंक्स होते हैं वो गोल्ड का रिजर्व रखते हैं एज अ फॉरेक्स रिजर्व, तो फॉरेक्स में भी गोल्ड को यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट की तरह भी लोग गोल्ड को यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि गोल्ड एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी इन्वेस्टमेंट टूल है जिसकी अगर आप प्राइस को देखोगे तो वो बढ़ता ही रहता है ऑलमोस्ट। हो सकता है कि कुछ टाइम फेज के लिए वो ग्रोथ रुक जाए या प्राइस बहुत ही स्टैग्नेंट हो जाए, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो इसकी प्राइस कम नहीं होती कभी। ठीक है, तो इसलिए इसको इन्वेस्टमेंट की तरह भी लोग यूज़ करते हैं। तो इस वजह से बहुत सारे इसके यूसेज हैं, उसकी वजह से गोल्ड की डिमांड रहती है हमेशा। और हमने वो देख लिया कि इकोनॉमी से हम कैसे इसको लिंक करें। फर्दर अब थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में देखते हैं कि अगर हम हिस्टोरिक लिंकेजेस की बात करें तो सबसे पहले बार्टर सिस्टम में इसको यूज़ किया जाने लगा। बार्टर सिस्टम के ऊपर हमने एक वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था आपको कि बार्टर होता क्या है। बेसिकली मान लो कि दो ट्रेडर्स हैं, ए के पास कुछ, मान लो कि गुड ए है और बी के पास गुड बी है। अब ए को बी चाहिए, बी को ए चाहिए, तो ये दोनों आपस में ये दोनों गुड्स को एक्सचेंज कर सकते हैं, राइट। तो अब मान लो कि बी ने कुछ यहाँ पे दिया इसको, ए को, ए इसको फर्दर मान लो कि सी के साथ उसको ट्रेड करना है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि सी के साथ ट्रेड करने में वो शायद इसको यूज ना कर पाए। मतलब जो कमोडिटी बी ने ए को दिया है वो यूज करके अगर ए सी के साथ ट्रेड करना चाहे तो किसी किसी केस में ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हो सकता है सी को उस चीज़ की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, राइट। तो इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए एक कॉमन स्टैंडर्ड अपनाया जाने लग गया जो कि प्रेसियस मेटल के फॉर्म में था। उसमें गोल्ड भी था, सिल्वर भी था। गोल्ड क्यों ज़्यादा यूज होने लगा? एक तो सबसे पहले ये कि गोल्ड, जैसे मैंने बोला कि नोबल मेटल है जो कि सिल्वर भी है, लेकिन इसकी वैल्यू ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये एक तो पहले ऑर्नामेंट्स में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। दूसरा रीज़न ये है कि इसकी वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से, सपोज कि 5-6 शिपमेंट्स हैं, बहुत बड़े बड़े शिपमेंट्स हैं, और उसमें जो भी गुड्स कैरी हो रही हैं,
तो उसके इक्विवेलेंट अगर मान लो अमाउंट अगर ट्रांसफ़र किया जाना है किसी कॉमन एसेट के थ्रू, तो अगर आप मान लो कि जैसे कॉइन्स होते हैं, अगर आप कॉइन्स के फॉर्म में पे करो तो आपको बहुत ज़्यादा कॉइन्स देने पड़ेंगे, राइट? लेकिन अगर आप सिल्वर के फॉर्म में पे करो तो हो सकता है कि वो जो वॉल्यूम है वो थोड़ा कम हो जाएगा। अगर आप गोल्ड में करते हो तो थोड़े से गोल्ड में बहुत सारी चीज़ें ट्रेड ट्रेड की जा सकती है, राइट? तो ये थोड़ी आसानी होती थी लोगों को ट्रेड करने में, क्योंकि बहुत ही कम अमाउंट से आप बहुत ज़्यादा की ट्रेड कर सकते थे, ठीक है? तो ये यहाँ पे रीज़न था कि बार्टर सिस्टम में बार्टर सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए गोल्ड को यूज़ किया जाने लगा। गोल्ड के साथ साथ बाकी मेटल्स भी यूज़ होते थे। देन हम आता है करेंसी स्टैंडर्ड। करेंसी स्टैंडर्ड का मतलब ये हो गया कि जिस कंट्री के पास जितना गोल्ड रिजर्व है, उस कंट्री की करेंसी उतनी ही स्ट्रांग है, और जितना गोल्ड रिजर्व है उसी के इक्विवेलेंट करेंसी कोई कंट्री इशू कर सकती है, ठीक है? तो इसलिए भी गोल्ड का यूज़ किया जाता था, जिसको गोल्ड स्टैंडर्ड भी बोलते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड। यूएस ने जैसे 1971 में गोल्ड स्टैंडर्ड को अबैंडन किया था, उसके पहले वो गोल्ड स्टैंडर्ड को ही फॉलो कर रहे थे। अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखें, जैसे यूके को देख ले, तो यूके ने भी बहुत दिनों तक यूज़ किया। फिर जब ब्रेटन वुड्स अग्रीमेंट हुआ था तो उस समय ये डिसाइड किया गया कि ग्लोबल ट्रेड में गोल्ड को यूज़ नहीं किया जाएगा, वहाँ पे यूएस डॉलर को यूज़ किया जाएगा, ठीक है? तो यूके ने खुद भी अपने वहाँ पे गोल्ड स्टैंडर्ड को छोड़ दिया था, उस समय यूज़ करना उन्होंने बंद कर दिया। उसके बाद इन्वेस्टमेंट के लिए भी गोल्ड को यूज़ करते हैं, वो मैंने बता दिया आपको कैसे, ठीक है? अब इसमें रिलेशन क्या है इनका, अगर हम बात करें कैपिटल मार्केट की, तो कैपिटल मार्केट के साथ क्या रिलेशन है गोल्ड का? तो अगर हम इक्विटी को ही उठाते हैं, अगर इक्विटी शेयर्स को, अगर मार्केट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इक्विटी शेयर्स अगर डाउनवर्ड ऐसे ट्रेंड में है, तो उस समय लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज गोल्ड की वैल्यू ऐसे ड्रास्टिकली कम नहीं होती कभी, ठीक है? और अगर मान लो इक्विटी शेयर्स गोल्ड की अगर मान लो प्राइस में ग्रोथ अगर 5 to 7% भी है अगर, तो भी ये बहुत ज़्यादा हो जाता है उस फेज के लिए जब इकोनॉमी बहुत ही बुरे फेज से गुजर रही है। तो उस समय ये 5-7% भी बहुत ज़्यादा दिखने लगते हैं। तो इसलिए जब भी मार्केट की हालत ख़राब हो तो लोग ऐसे कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको हेजिंग के लिए ऑप्शन मिलता है, और दूसरा ये कि जो उनका कैपिटल है वो डिप्रिशिएट होने से बच जाता है, ठीक है? तो हो सकता है अगर आपने इक्विटी में लगा रखे हो तो ये 20-25% से डाउन चला जाए। तो अगर ये इतने से डाउन चला गया तो आप अपने कैपिटल को लूज़ करोगे, राइट? इसी को ये जस्ट टू तो ऐसा ना हो, आपकी कैपिटल डिक्लाइन ना हो, इसके लिए गोल्ड एक अच्छा ऑप्शन है कि आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते। ओके, तो बहुत चीज़ें रिपीट हो रही हैं, ये टॉपिक ही ऐसा है कि इसमें रिपीटेशन बहुत होगी, और बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट इसमें है नहीं। आपने ये समझ लिया कि गोल्ड को हम क्यों क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि अभी गोल्ड के ऊपर क्यों आर्टिकल आ रहा है ये, ठीक है? ओके, तो ये हम देख चुके हैं। नाउ कैपिटल गुड क्या होता है? कैपिटल गुड ये हो गया कि अगर गोल्ड ऐसे माइनिंग के बाद जो आती है, माइनिंग करने के बाद जो गोल्ड का रिजर्व होता है, तो उसके बाद उसी को यूज़ करके ज्वेलरी बनाई जाती है। तो जो रॉ गोल्ड है ऐसे, वो आप बोल सकते हो कि कैपिटल गुड है। या फिर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी आप देखोगे कि जो पूरा सर्किट होता है उसका, तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत गोल्ड यूज़ किया जाता है। तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि गोल्ड यहाँ पे कैपिटल गुड है, क्योंकि उसको यूज़ करके आप कोई ऐसा फिनिश्ड गुड, कैपिटल गुड का मतलब ये हो गया कि वैसा गुड जिसको प्रोसेस करके आप कोई फाइनली एंड कंज्यूमर्स के लिए कोई अगर सामान बनाते हो तो उसको बोलते हैं कैपिटल गुड्स। अब इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए कैसे गोल्ड यूज़ होता है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वैसे फैक्टर्स की जिसकी वजह से गोल्ड की प्राइसेस घटती या बढ़ती हैं। तो अगर सबसे पहला यहाँ पे क्या है कि डिमांड जब किसी चीज़ की बढ़ेगी बहुत ज़्यादा, तो उसकी प्राइस अपने आप बढ़ जाती है, ठीक है? तो एक तो ये हो गया। दूसरा कि इन्फ्लेशन जब बहुत ज़्यादा बढ़ेगी या इन्फ्लेशन बढ़ना स्टार्ट होगी, तो उस समय भी गोल्ड की प्राइसेस बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास मान लो कि कुछ अमाउंट है आपके पास, ठीक है? कुछ अमाउंट है, मान लो उसको कि अमाउंट एक्स है। अगर आपने इसको बैंक में रहने दिया, तो इससे होगा ये कि आपकी जो बाइंग पावर है वो आपकी रिड्यूस हो जाएगी। क्यों? इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि जब आप अपने पैसों से कम चीज़ें खरीद पाओ, मतलब कि आपकी बाइंग पावर कम होगी। आपके पास पहले 100 रुपये थे मान लो, और उससे आप किसी भी गुड्स का आप 5 यूनिट परचेज कर पाते थे।
लेकिन अब इन्फ्लेशन बढ़ गई तो आप 5 की जगह 4 यूनिट ही परचेज कर पाओगे, ठीक है। इसी फेनोमेनन को बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो आपके पास जितना भी पैसा है वो अब कम चीजें खरीद पाएगा, ठीक। तो कम चीजें खरीद पाएगा तो इससे अच्छा है कि आपके पास जो भी अमाउंट है, जो भी मनी है, आपके पास कैपिटल है, आप उसको ऐसे चीज में इन्वेस्ट कर दो जिससे कि आपके कैपिटल की डिप्रिसिएशन रुक जाए, राइट। तो इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए भी गोल्ड का यूज किया जाता है। तो जब जब इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो ये देखा जाता है नॉर्मली कि इन्फ्लेशन बढ़ने के वजह से गोल्ड की परचेज बढ़ जाती है, गोल्ड की डिमांड मार्केट में बढ़ जाती है। उसके बाद हेजिंग वॉल्यूम का मतलब ये कि जब कैपिटल मार्केट नुकसान में हो तो उस समय भी गोल्ड को ज़्यादा डिमांड गोल्ड की डिमांड बढ़ जाती है, गोल्ड को ज़्यादा परचेज करना स्टार्ट करते हैं सब, ठीक है। तो ये 3 मेजर रीजंस हैं, इन्हीं की वजह से गोल्ड की डिमांड या फिर गोल्ड की प्राइसेस एक्चुअली वो फ्लक्चुएट होती है। अब इस आर्टिकल में क्या बात बोली गई है, तो सबसे पहले तो इन्होंने ये बोला है कि ऐसा, मैंने लास्ट वाले स्लाइड में बोला आपको कि इन्फ्लेशन जब बढ़ेगी तो गोल्ड की प्राइस भी बढ़ेगी, क्यों? क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन देखा ये गया पिछले 1-2 साल में कि कोविड की वजह से हो या फिर रशिया यूक्रेन वॉर, ग्लोबली ये ट्रेंड है कि इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही थी। अभी थोड़ा सा कंट्रोल होना स्टार्ट हुआ है ये, लेकिन पहले अगर आप 1-1.5 साल की बात करो तो इसमें इन्फ्लेशन का लेवल हर कंट्री में बढ़ता जा रहा था। उसके बाद भी जो गोल्ड की प्राइसेस हैं उसमें उसी प्रोपोर्शन में राइज नहीं हुआ, मतलब जिस हिसाब से प्राइस बढ़नी चाहिए थी गोल्ड की उस हिसाब से नहीं बढ़ी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये किया गया है आर्टिकल में कि जो हमारी थ्योरी थी पहले की, तो क्या वो सही थी, ठीक है। नेक्स्ट उसमें ये बोला है उन्होंने कि साल के मतलब अभी अक्टूबर नवंबर के बाद से 2022 में गोल्ड की डिमांड ने पिकअप करना स्टार्ट किया, मतलब कि डिमांड पहले से बढ़ी है, ठीक है। ये यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। फिर उन्होंने ये बोला है कि जब ये डिमांड बढ़ी है तो वो रिटेल मार्केट में गोल्ड अभी भी नहीं ले रहे लोग, ठीक है। तो आर्टिकल में थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन टाइप से बोला गया है कि ये पाया गया डिफरेंट रिपोर्ट्स में कि जो बिगेस्ट बायर्स हैं दे आर एक्चुअली सेंट्रल बैंक्स ऑफ वेरियस कंट्रीज, उन्होंने गोल्ड को परचेज किया है। तो ये थोड़ा सा अब इसका सेंस बनाते हैं कि ये बोलना क्या चाह रहा है और किस वजह से ऐसा है, ठीक है। तो सबसे पहले जो पहला पॉइंट है इनका कि जो इन्फ्लेशन और गोल्ड प्राइसेस में रिलेशन है वो यहाँ पे ट्रू क्यों नहीं था, वो यहाँ पे क्यों नहीं हो पाया है। तो पहला ये कि बहुत सारे आर्टिकल्स में पिछले 2 साल में आपने बहुत कुछ सुना होगा, ठीक है। उसके बाद द बिग रेजिग्नेशन, ये सब ऐसे ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स आते रहे हैं, आपने बहुत कुछ देखा है। ये सब का क्रक्स ये है कि कोविड के बाद बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब लूज़ की है, या तो विलिंगली या फिर अनविलिंगली, लेकिन जॉब लूज़ की है लोगों ने। अब मान लो कि जो आपके आपके इनकम की सोर्स है, अगर इनकम की सोर्स आपकी बंद हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अपने कंजम्पशन को भी कंट्रोल करोगे थोड़ा, ठीक है। तो गोल्ड क्योंकि एक बहुत ही प्रेशियस मेटल है, नॉर्मल अगर हम लाइफ की बात करें अपनी डे टू डे लाइफ की, तो उसमें गोल्ड का ऐसा कोई यूज़ है नहीं। ऐसा नहीं कि अगर हम गोल्ड परचेज नहीं करते हैं तो हमें कोई बायोलॉजिकल थ्रेट आने वाली है, राइट। तो गोल्ड को ऐसा माना गया है कि ये लग्जरी गुड है, तो इसको अगर हम ना भी परचेज करें तो भी हमारी लाइफ में ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो जब प्रॉब्लम इतनी हार्श हो कि कोविड की वजह से लोग अपने जॉब को लूज़ कर रहे हैं और रिकवरी जैसे ही स्टार्ट हुई थी कोविड के बाद, वैसे ही रशिया यूक्रेन का वॉर आ गया। तो जब इतने सस्टेन्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए कोई इकोनॉमिक क्राइसिस है तो फिर ये सेंस नहीं बनाता कि लोग जो रिटेल बायर्स होते हैं मेरे आपके जैसे लोग, तो वो गोल्ड को परचेज करें। इसीलिए जो डिमांड रिटेल साइड से वो उतनी ज़्यादा नहीं रही है, इनफैक्ट बहुत कम थी। तो इस वजह से ये रिलेशन इन्फ्लेशन और गोल्ड प्राइसेस का ये हमें नहीं दिखा है, ठीक है। अगर इन्फ्लेशन बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, सपोज 1 या 2 महीने के लिए, तो उससे इकोनॉमी पे उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लोगों के बाइंग पावर पे ऑब्वियसली इम्पैक्ट होता है। लेकिन इन्फ्लेशन का ये फेज जो स्टार्ट हुआ है उसके पहले लोगों की जॉब थी, आगे भी रहेगी, अभी भी है। तो उस केस में क्या है कि लोग गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं ये सोच के कि जैसे ही मैं अगर अभी इसमें लगाता हूँ तो जो मेरे पास अमाउंट है वो डिग्रेड नहीं होगा, ये सोच के लगा सकते हैं लोग। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी आपके पास पैसे होने चाहिए। अब कोविड की वजह से क्या है कि नौकरियां गई हैं, उसके बाद अभी भी रिकवरी फेज जब स्टार्ट हुआ है तो ब्रेक लग गया उस पर, तो उतना सरप्लस नहीं है। मतलब कि अगर आप बात करो इनकम को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहला होता है कंजम्पशन, दूसरा हो गया इसमें कंजम्पशन, और फिर हो गया सेविंग्स।
कंजम्पशन के बाद जो अमाउंट बचा वो हो गया सेविंग्स। इसी सेविंग्स को यूज करके आप इन्वेस्टमेंट करते हो बाद में। तो जब सेविंग्स ही नहीं है तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से होगी? तो पहला जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है उसका आंसर आपको ये मिल गया कि वो जो सरप्लस होता है, ठीक है, आपकी जो सेविंग्स है वो होनी चाहिए उतनी, सो दैट आप गोल्ड बाई कर सको। दूसरा ये कि डिमांड, वो एट द एंड ऑफ द ईयर ऐसा नोटिस किया गया कि गोल्ड की डिमांड बढ़ती जा रही है। जैसे 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 साल का एंड आया तो इसकी परचेज बहुत ज़्यादा की गई, लेकिन रिटेल साइड से तो हो नहीं रहा, तो फिर कौन कर रहा है? तो यहाँ पे आता है आंसर कि ये परचेज एक्चुअली सेंट्रल बैंक्स कर रही हैं। अब वो क्यों कर रही हैं? तो मैंने आपको बताया जैसे पहले कि यूएस ने गोल्ड स्टैंडर्ड को अबैंडन कर दिया था, तो गोल्ड का ऐसा कोई यूज़ है नहीं। अगर आप ऐसे मॉनेटरी पॉलिसी की बात करो तो वहाँ गोल्ड का यूज़ ऐसे आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा। लेकिन अभी भी ऐसा होता है कि फॉरेक्स रिजर्व में, क्योंकि यूएस सबसे बड़ा, यूएस के पास पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व है एज एज अ पार्ट ऑफ फॉरेक्स रिजर्व। तो इससे इसका फ़ायदा क्या होता है? अगर किसी कंट्री के पास गोल्ड का रिजर्व बहुत ज़्यादा है तो वो फिर ज़्यादा पैसे, अगर आप यूएस के टर्म में बात करो तो ज़्यादा डॉलर्स वो वहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। ठीक, तो यूएस की बात हो या फिर रशिया की बात हो, रशिया ने भी काफ़ी ज़्यादा गोल्ड परचेज किया है। क्यों? क्योंकि जो उनकी अभी सिचुएशन है कि वो डॉलर को यूज़ नहीं कर सकते, वो यूएसडी यूज़ नहीं कर सकते, तो वो अलग अलग मीडियम एक्सप्लोर कर रहे हैं जिसमें कि वो ट्रेड कर सके। तो उसके लिए गोल्ड एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। एक दूसरा रीज़न भी है कि रशिया ने अपने करेंसी को गोल्ड से लिंक कर दिया है। मतलब कि गोल्ड की प्राइस जैसे जैसे वेरी करेगी, वैसे वैसे रूबल जो वहाँ की करेंसी है, तो उसी के साथ साथ गोल्ड की प्राइस जैसे जैसे वेरी करेगी, वैसे वैसे रूबल रूबल की वैल्यू भी फ्लक्चुएट करेगी। तो रूबल जो पहले अगर हम बात करें कि उसको हम डॉलर के साथ लिंक करें या किसी और कंट्री की करेंसी से लिंक करें, तो वो अब यहाँ पे होल्ड नहीं करता, ये डायरेक्टली गोल्ड से लिंक्ड है। अब जब भी कोई क्राइसिस होती है, वो चाहे वॉर हो या कोई पैंडेमिक हो, तो ऐसा देखा गया है कि गोल्ड की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो जब भी कोई क्राइसिस होगी, रशिया को इसका डायरेक्ट फ़ायदा मिलेगा। क्यों? क्योंकि क्राइसिस के टाइम पे गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी, तो उसी हिसाब से फिर रूबल की वैल्यू भी बढ़ेगी। और ये आप ऐसे देख भी सकते हो चेक करके, बहुत सारे आर्टिकल्स आपको मिलेंगे जिसमें आपको दिखेगा कि रूबल की वैल्यू गोल्ड के साथ लिंक कर दी गई है। ठीक है, देख सकते हो आप ऐसे। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि इनको क्रूड ऑयल हो या फिर रशिया की जितनी भी ट्रेड होती है, जो अभी बहुत हद तक बंद है, अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करो तब। लेकिन गोल्ड के साथ पेग करने से इनको सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि इनकी रूबल की वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगी नीचे। ठीक है? तो बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगी तो इनकी इकोनॉमी को उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा जितना कि यूरोपियन कंट्रीज़ करना चाह रहे थे। ठीक है? ये बैन करने का पूरा पर्पस ही यही था कि रशिया की इकोनॉमी बहुत ख़राब हो जाए, सो दैट ये वॉर को अफोर्ड ना कर पाए। लेकिन इस एक मूव के चलते रशिया को बहुत फ़ायदा हुआ है और उनकी इकोनॉमी अभी भी वैसी ही है। इनफैक्ट रूबल की बात करो तो रूबल की वैल्यू क्राइसिस के पहले, ये जो वॉर स्टार्ट हुआ है इसके पहले जो वैल्यू थी उससे अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये सब कुछ कुछ रीजंस है। आर्टिकल्स में बहुत ज़्यादा कोई ब्रॉड पॉइंट्स ऐसे डिस्कस नहीं किए गए हैं। ये टॉपिक अपने आप में बहुत छोटा टॉपिक है। आई होप कि इसका जो क्रक्स है, जो बेसिक इसके पॉइंट्स है, वो आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया है इन केस, तो आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं यहाँ पे, नहीं तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान रखा है अभी, क्योंकि इसमें ज़्यादा कंटेंट था नहीं। तो क्वेश्चन ये है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट वन। ठीक है, पहला है इसमें कि द यूएस अबैंडन्ड द गोल्ड स्टैंडर्ड इन 1971। नेक्स्ट है इंडिया कंटिन्यूज यूजिंग द गोल्ड स्टैंडर्ड इवन टुडे। थर्ड है यूजुअली हाई इन्फ्लेशन लीड्स टू हायर गोल्ड डिमांड। तो ये तीन स्टेटमेंट्स हैं, इसमें आपको देखना है कि कौन सही है। वो फिर ऑप्शन आपको चूज करना है यहाँ पे। ठीक है, तो आपका जो भी आंसर है, जो भी आप सोच रहे हो कि सही आंसर है, वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं फिर वहाँ पे बताऊंगा कि आपका आंसर सही है या फिर गलत है। ठीक है, तो नेक्स्ट डे मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।